तैयारी कैसे करना चाहिए जो अभी लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं? क्या उनका तरीका कुछ अलग होगा? और जो कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं जॉब में हैं या किन्हीं वजहों से कुछ दूसरे कामों में बिजी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो वो जुडिशियल सर्विसेज की अगर तैयारी करना चाहते हैं, मान लें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 5 तो उनका कोर्ट में चला गया, तो वो कैसे तैयारी करें कुछ उनके लिए अलग से? या सर कोर्ट में प्रैक्टिस करने से क्या कुछ एडवांटेज मिलता है कम्पिटिशन की तैयारी में या नुकसान होता है? ये देखिए सर, जो एक बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर जुडिशियल सर्विसेज के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें, कौन कौन से बुक्स रेफर करें, कहाँ से पढ़ें, बेयर एक्ट देखें ना देखें, क्या उनको सरकार की सलाह होगी? आपका जुडिशियल विजडम उनको क्या गाइड करेगा इसको? देखिए कि कितना वक्त लगता है आमतौर पर एक एवरेज लॉ स्टूडेंट जो थोड़ा सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, ईमानदारी से कोशिश कर रहा हो, क्या 7-2 साल की प्रिपरेशन थी सर? या कोई क्वेश्चन बच्चों में मन में है कि सवाल सुबह होता है कि लॉ के पेपर में जो कुछ प्रीलिम्स मेंस में आता है उसमें कुछ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ा भी जा सकता है, तो कुछ क्या ऐसा है सर क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में जीएस क्या पढ़े, और एक पेपर है, फॉर्मेलिटी है, उसको तो कर ही लेंगे या उसका कोई बहुत रोल नहीं है, तो कितना रोल है जनरल स्टडीज के पेपर का सिलेक्शन या कितना सीरियस तरीके से उसको पढ़ना है? देखिए जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की नहीं कर सकते लॉ के पेपर को लेकर, या एग्जीक्यूटिव की तैयारी में लॉ का पेपर ना रखें अगर जुडिशियल की तैयारी करनी है, या दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है कि हमारे इस टॉक शो में यूपी जुडिशियल सर्विसेज के बहुत ही सीनियर ऑफिसर ऑनरेबल जज साहब आज हमारे बीच हैं। It's a rare privilege and honor for all of us here in the institute that Honorable Sir has been kind enough to find time and to have a pep talk for all of you who are aspiring to become a judicial officer. तो आप सब लोग जो न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है और बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है, क्योंकि आपको खुद उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के इतने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के रूप में माननीय जज साहब ही खुद बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें। और एक बात जो मैं ख़ासतौर से आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि सर इज़ दी वर्दी फादर ऑफ अ वेरी वेरी वर्दी डॉटर, और ख़ास तौर से इसलिए कि जुडिशियल सर्विस फैमिली से मैं भी हूँ। मेरे फादर भी डिस्ट्रिक्ट थे, यूपी जुडिशियल सर्विसेज में थे, और मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी पढ़ाई लिखाई जुडिशियल सर्विसेज के माहौल में हुई। हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की कॉलोनी में रहते थे, और उसके बाद हमारे फादर डिस्ट्रिक्ट हुए। बीच में वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATI नैनीताल में जॉइंट डायरेक्टर लॉ के पोस्ट पर रहे। तो उन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य अलग अलग नहीं थे, तो यूपी के जुडिशियल सर्विसेज की और जो यूपी के PCS और यूपी में तैनात होने वाले डायरेक्ट IAS ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग नैनीताल में हुआ करती थी। अब जो उपांग हमारे लखनऊ में होती है, उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ, पहले ये ATI नैनीताल में हुआ करता था। तो जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे ऑनरेबल जज साहब तो जुडिशियल सर्विसेज में रहे। जज साहब की होनहार बिटिया
भी आज यूपी जुडिशियल सर्विसेज में हैं और बहुत ही काबिलियत और अपनी योग्यता से एज अ जुडिशियल ऑफिसर जज साहिबा के रूप में काम कर रही हैं। तो हम सर से जानेंगे हाँ की प्रोडक्ट है ये आप स्पष्ट कहिए ना। ये मेरा इट्स अ रियल फॉर्चून कि वो मेरी स्टूडेंट भी रही हैं और हमने उनको गाइड किया है, लेकिन मेरे गाइडेंस और मेरे स्टूडेंटशिप से ज़्यादा, मेरी मेंटरशिप से ज़्यादा उनकी अपनी काबिलियत और मेहनत है जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँची। तो मेरा पहला सवाल सर से यही है कि सर, हाउ डू यू फील बीइंग अ फादर ऑफ अ जज, बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर योरसेल्फ, हाउ डू यू फील इन द फैमिली? और सर हमें बताएंगे कि कैसे एक पिता के रूप में वो देखते हैं जब उनकी पुत्री एक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रही है। सर कैसा लगता है आपको? त्रिपाठी जी, ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है कि जिसका जो है मतलब एक नटशेल में जवाब देना संभव नहीं है। लेकिन आपने जो फीलिंग देखा तो त्रिपाठी जी, एक होता है हम जिस फील्ड में हैं, जिस पद पे हैं, उस पद पे काम करते हुए हमें चाहते हैं कि हम अपनी छाप किसी पर छोड़ें और जो हमको सोसाइटी ने दिया है, जो सोसाइटी, वो हम किसी न किसी को कंट्रीब्यूट करें, पे बैक कर सकें। और उस फादर के लिए बड़ा ही फॉर्चुनेट होता है जब उसके कोई इशू, कोई बेटा हो या बेटी हो, अगर इस फील्ड में आता है और जैसा वो चाहता है, जिस तरह से वो चाहता है, एड देता है और अगर वो उस पर वो खरा उतरता है तो ये तो मोमेंट जो है प्राउड के मोमेंट होते हैं फादर के लिए। और सबसे बड़ी जो आनंद होता है, लगता है, जो जैसे वो कोर्ट होल्ड कर रही है, उन्होंने कोई आर्गूमेंट सुना, अब कोई पॉइंट फंसा, अब वो वहाँ पे रुक गई, चैम्बर में आ गई, तुरंत फोन उठाया, पापा ये प्रॉब्लम आ गई, ये बताइए। तो ये तो बताती है, ये तो सर बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो मैं कि जुडिशियल प्रॉब्लम का सलूशन घर में ही, हाँ, और एक्सपर्ट गाइडेंस है। हाँ। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ त्रिपाठी जी, छोटा सा है कि वो एक जो है राम जन्मभूमि का जो विवाद था सर, उसी का एक पैरेलल विवाद भी था। वहाँ पर एक राम जानकी मंदिर था अयोध्या में। जी सर। और वो त्रिपाठी जी वो ये जो रेगुलर सूट दाखिल हुआ था, इट वाज फाइल्ड इन 1958 जी, तब से वो चल रहा था जी। और जितने जुडिशियल अफसर, अच्छा उसमें चूंकि बड़े बड़े महंत और बड़े बड़े सब लोग उसमें जो इन्वॉल्व थे, अधिकारी भी वहाँ दर्शन करने जाते थे तो भाई उनको जो है उपकृत करते थे, तो वो भी जो है थोड़ा सा उसके तरफ झुकाव था। तो मैक्सिमम जुडिशियल अफसर वांटेड टू अवॉइड दिस केस। Now, incidentally, my daughter joined the court number 5, and this case was pending before her. And तो वहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उसने डिस्कस किया, ये बहुत पुराना केस है, ओल्डेस्ट केस है हमारे उसमें जो है, इसमें जो हम कैसे करें। तो वहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी कहा कि मैडम इसको आप अवॉइड कर दीजिए। कौन कितना दिन आपको रहना है, 6 महीने रहना है, साल भर रहना है, कोर्ट से चले जाइएगा, दूसरा कोई आएगा देखेगा। बट शी डिड नॉट सेटिस्फाई। देन शी कॉल्ड मी, पापा और ये केस है। हमने कहा बेटा तुम अगर अवॉइड करो तो तुम्हारा कोई जुडिशियल ऑफिसर ही तो आएगा, सर वो कोई उसको वो प्रॉब्लम होगा। तो तुम्हारी क्या जो है जुडिशियल एथिक्स है, वो ये है कि तुम्हारे पास जो केस है, इस डर से कि इसमें बवाल हो जाएगा, ये सेंसिटिव मैटर है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या कानून में बड़े और छोटे का कोई क्लासिफिकेशन है? क्या बात का पापा? नहीं, कोई नहीं। हमने कहा दिया। और दूसरी बात मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाउ मच केसेज आर पेंडिंग अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन योर कोर्ट? उसने कहा पापा मोर देन 50%। And from which checker you are being paid the salary? State. तो उसने नेचुरली का स्टेट कर दिया, you will not decide the case of state government. To pay salary is the statutory duty of the state, and to adjudicate the case is the statutory duty of the judge.
of the magistrate. Right. Then you go forward and you decide, Papa, but without your guidance. Then the party, I took 15 days leave from my bench and I proceeded to Failabad. Sir. I sat with her. वो every day argument सुनती थी और रात में आकर हमसे डिस्कस करती थी। फिर मैं डिस्कशन के बाद उसको मैं गाइड करता था कि कैसे क्या करना है। And she ultimately delivered the judgment, Sir. containing about 56 pages, and it was highlighted in daily newspaper. Certain intimidations she received on phone also. अच्छा। But I am very proud to say that she faced the situation very bravely, and this was the judgment. This was the judgment. Whereon the district judge has given her excellent entry. क्या बात? First entry, excellent entry she got. क्या बात? And the council came before the court of my daughter and said, Madam, आपने तो डिसाइड कर दिया, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन थे और हम लोग यही उम्मीद करते थे कि आप डिसाइड नहीं करेंगे, चलिए आपने कर दिया। अगर ठीक है वकील साहब, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जाके अपील करें। तो वकील साहब ने तुरंत जवाब दिया, साहब आपने छोड़ा क्या अपील के लिए, किस काउंट पे जाऊँ अपील के लिए। ये जजमेंट देखकर मुझे लगा कि आप में जुडिशियल ब्लड है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या आप डिसाइड करेंगे। इट वॉज द फीलिंग। तो आप सब लोगों ने देखा कि कैसे जुडिशियल फैमिली में होने का सर ने गाइड किया, जुडिशियल विजडम, जुडिशियल एथिक्स के बारे में बताया। सर, जो हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक तो जो अभी ग्रेजुएशन लॉ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, दूसरे जो कर चुके हैं अपना लॉ कंप्लीट। तो सर, आप क्या बताना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को तैयारी कैसे करना चाहिए जो अभी लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं? क्या उनका तरीका कुछ अलग होगा, और जो कर चुके हैं उनके लिए क्या? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं त्रिपाठी जी, जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बनस्पत उनके जो है लॉ कर दिया है। अच्छा सर, थोड़ा आई एम टेलिंग यू रीजन सर। फॉर रीजन टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विस, जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया है उनको अपने ईयर को वेस्ट करना होगा। करेक्ट। उनका ईयर जाएगा, और अगर ईयर वेस्ट होगा तो उनकी सीनियरिटी जाएगी। जी। आप याद रखिए कि एज फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है, आगे इतना इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे बैच में जी, मेरे बैच में व्हेन आई वाज प्रमोटेड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सर, मेरे बैच में मेरा जूनियर ऑफिसर सिविल जज सीनियर डिवीजन थी। बताइए सर, कितना फर्क पड़ गया। और उनके जजमेंट हमारे पास आते थे अपील में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो एज का फैक्ट है, जो एज का है, आप जितने ईयरली आप जाएंगे, अगर आप 23 से 25 एज के बीच में कंप्लीट करते हैं, then you have 100% possibility to be elevated as a judge of the High Court. और डिस्ट्रिक्ट जज का भी अच्छा टेन्योर मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज का भी यू कैन गेट नॉर्मली 5 to 6 ईयर पीरियड आफ्टर हाई कोर्ट जज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड 7 to 8 ईयर्स एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो कितना बढ़िया जुडिशियल करियर होगा। हाँ। कि आप डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में भी काम करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट के आप हेड होंगे, और उसके बाद जब आप हाई कोर्ट में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में आएंगे। तो अर्ली सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि आप इसको तैयारी कैसे करेंगे। आप तो अभी आपने लॉ नहीं किया है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिए, 3 फार्मूला आप जरूर ध्यान दें, ये आपने डायरी में नोट करें। नंबर 1, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई वस्तु, कोई भी पर्पज असंभव नहीं है। नंबर 2, द ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिविनिटी। बिल्कुल ठीक। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो भी नुकसान कर देगा, वो भी आपको डिविनिटी की तरफ ले जाएगा और आप लूजर हो जाएंगे।
एंड नर्वसनेस फॉर्म्स यू लाइक अ अनसक्सेस स्टूडेंट। ये 3 चीजें आप ध्यान रखिए। कोई भी ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और नर्वस ना हो। नर्वस जर्नी क्यों होती? देखिए, जुडिशियल प्रिपरेशन में और एकेडमिक प्रिपरेशन में वाइटल डिस्टिंक्शन है। एकेडमिक प्रिपरेशन में आपने 65% गेन कर लिया, आपका फर्स्ट क्लास पक्का है। मजबूरी है यूनिवर्सिटी को ग्रांट करने की डिग्री। 55% लिया है तो आपका सेकंड क्लास पक्का है। 35% लिया है तो थर्ड क्लास पक्का है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपने 80% स्कोर किया है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। करेक्ट। और कभी आपने 55% ही स्कोर किया है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है कॉम्पिटिटिव। क्यों? डिपेंड्स करता है कि एंट्री कौन सी है, कैंडिडेट्स कौन से हैं। और याद रखिए, हमेशा जो कंपटीशन है वो एबव फ्रॉम 1 to 50 तक ही होता है। बाकी सब तो भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही है। 1 से 50 तक कंपटीशन, हॉट कंपटीशन होता है। और आप जो लोग कहते हैं और भी लोग बताते हैं कि बहुत ही टफ जमाना आ गया है, बहुत टफ कंपटीशन है, जिसमें मुश्किल है। आई डोंट एग्री। कंपटीशन कब नहीं था, किस समय कंपटीशन नहीं था? मैं आपको इंडियन हिस्ट्री बता रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना 1898 से 1915 तक, क्योंकि 1877 में जब हाई कोर्ट एक्ट आया उससे मजिस्ट्रेट, उसमें टाउन में हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे हाई कोर्ट में 1998 से लेकर 1898 से लेकर 1915 तक केवल एक तख्त बिछाकर, एक चेयर डालकर वो इंतजार करते थे। और उनको वो भी क्लाइंट नहीं मिलता था जो उनसे कहे साहब एक हमारा जनाब एफिडेविट बना दीजिए। 1915 में किंग एम्परर वर्सेस नवाब हैदराबाद का एक केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, उसके खिलाफ नवाब ने अपील किया प्रिवी काउंसिल में। एंड ही इंगेज्ड बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू as senior advocate and Mr. Mohammad Ali Jinnah associate advocate with him। क्या कितनी बड़ी हिस्टोरिकल नॉलेज आज आपको मिल रही है। देखिए सर, वो दोनों हाउस ऑफ लॉर्ड में गए, प्रिवी काउंसिल में अपील हुआ। और मुद्दा क्या था आप देखिए, ध्यान देखिए, क्यों आपको वाइट्स जो मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, आप सभी लोग तैयारी करते हैं, जनरल नॉलेज की भी तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस तैयारी करेंगे। मुद्दा सिर्फ ये, और आपको ये भी मालूम है कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, जो झांसी की रानी और सबका वो हुआ था, इसके बाद जो है टोटल का टोटल ब्रिटिश इंडिया से हट के किंग एम्परर के हाथ में शासन चला गया। सर, उसके पहले एक एक्ट बना था जिसको जो है हम रूल ऑफ एमलगमेशन कहते थे जी, और लॉ ऑफ मर्जर। उसका ये था कि अगर कोई रियासतदार, कोई राजा इशूलेस डेथ होती है उसकी, तो उसका सारा स्टेट जो है ब्रिटिश इंडिया में मर्ज हो जाएगा। यही डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता है। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लेकिन इसको जो एक्चुअल लॉ का इसका जो नाम है दैट इज लॉ ऑफ मर्जर। लॉ इसका पहला जो विक्टिमाइज हुई रानी लक्ष्मीबाई का हुआ, इसी में नवाब हैदराबाद की डेथ हो गई इशूलेस। वो ब्रिटिश इंडिया में आ गया। अच्छा, उसमें एक कानून ये भी था कि अगर सब्सिक्वेंट आफ्टर लैप्स, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी पाया जाता है
तो उसे राज तो वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके बदले उसको मंथली कंपनसेशन दिया जाएगा, दैट इज नोन एज प्रीवी पर्स। वजीफा क्या उसको प्रीवी पर्स दिया जाएगा। तो नवाब हैदराबाद जो है वो लंदन में थे, विलायत से आए। जब उनको पता चला कि उनका पूरा लैप्स हो गया है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया गवर्नर जनरल काउंसिल। अब यहाँ पर आपके जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ जो लड़ा पंडित जी ने, वो यही था कि जब प्रीवी पर्स निर्धारित होता है तो इसको डिसाइड करने वाला जो होता है वो गवर्नर जनरल था। मान लीजिए किसी को प्रीवी पर्स के अमाउंट से फिक्सेशन पे कोई डाउट है, कोई ग्रीवेंस है, तो उसके खिलाफ जुडिशियल अपील होती थी, और वो अपील जो सुनता था वो कहलाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इस पर ध्यान दीजिएगा, वही गवर्नर जनरल एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रीवी पर्स डिसाइड करता था, और वही गवर्नर जनरल जुडिशियल कोर्ट में बैठ करके गवर्नर जनरल काउंसिल हो करके उसी अपने डिसीजन के खिलाफ, अपने डिटर्मिनेशन के खिलाफ जुडिशियल अपील सुनता था। तो सर कातिल तुम्हें मुंसिफ तुम्हें ये होता था। यद्यप गवर्नर जनरल काउंसिल डिसाइडेड द केस in favor of East India Company. That order was challenged by Pandit Motilal Nehru, engaged by Nawab Hyderabad before the Privy Council. Now, इस केस में मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आपको बताता हूँ। You will proud, आप गर्व करेंगे कि हम ऐसे जुडिशियल कल्चर से परिवर्त कंट्री में बिलोंग करते हैं कि जिसका लोहा विदेश भी मांगता है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा, वहां पर आर्गू किया, माय लॉर्ड, यू हैव डिक्लेयर्ड दैट ओनली सच लॉज शैल बी इम्पोज्ड इन इंडिया व्हिच विल बी सूटेबल टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आप वही ला इन्फोर्स करेंगे जो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अनुरूप होगा। यहां आपने क्या किया है, गवर्नर जनरल ही पर्स डिसाइड कर रहा है और वो अपील डिसाइड कर रहा है, तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। क्यों? माई इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज कंटेन्ड इन गौतम सूत्र, गौतम न्याय सूत्र। न्याय सूत्र का 18वां चैप्टर में पहला जो सूत्र है वो ये है, न्यायम न्याय वक्तव्यम द्रष्टव्यम च। क्या न्यायम न्याय वक्तव्यम द्रष्टव्यम च। न्याय केवल भाषित ही नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। क्या बात है। उनका माय लॉर्ड, माय इंडियन judicial system says that justice should not be done only, it should happen that it has been done since the same person has decided the matter, that total matter is unconstitutional, मतलब ultra virus, illegal and it must be set aside। और सर ये डॉक्ट्रिन भी है, नेमो जुडेक्स कॉजा सुआ, जो भी जज इन हिज ओन केस, ऑडी अल्टरम पार्टम, लिसन टू द अदर साइड है, तमाम से है। लेकिन देखिए सर, हमारे गौतम न्याय सूत्र में, अब आप ये बताइए कितने वर्षों पूर्व से, अब यही आपका प्रिंसिपल वाज अलाउड, पिटिशन वाज अलाउड, अपील वाज अलाउड ऑन ओनली दिस आर्गुमेंट। प्रिवी काउंसिल रिफर्ड गौतम न्याय सूत्र। ये नवाब हैदराबाद वर्सेस ब्रिटिश एम्परर का केस है, ये 1923 ALR में रिपोर्टेड है, तो बहुत पुराना हो गया, कहीं मिलता नहीं है, हमारे पास है, मैं आपको भिजवाऊंगा, बहुत एलोबरेट है। I have 3 judgments. First judgment, the judgment of the English judge giving death penalty to Bhagat Singh, अच्छा सर, Rajguru Sukhdev, and it contains only 3 to 4 pages. अरे 3 to 4 pages सेशन जज जस्टिस वाल्टन थे, उन्होंने डिसाइड किया था, एंड मोहनदास करमचंद गांधी वाज द वन लॉयर, and Sardar Patel was second lawyer on behalf of those persons, and that is very drastic judgment. I will give you, मैं दूंगा आपको, देखिएगा। और एक ये जजमेंट जो रिपोर्ट हुआ, अब इसमें इसी जजमेंट को कोट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जब मिनर्वा मिल का केस डिसाइड हुआ,
उसमें कहा गया कि इट हैज बीन हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन ओनली, इट शुड अपीयर दैट जस्टिस हैज बीन डन। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि गौतम न्याय सूत्र उस जजमेंट में स्थान पाने से वंचित रह गया। बताइए सर, जबकि जुडिशरी, जबकि वो सिस्टम हमारा है। ये गलती हम करते हैं कि फॉरेन जो प्रिंसिपल्स है उसको हम बगैर ये सोचे समझे कि ये लिया कहाँ से है, आया कहाँ से, हम इसको करते हैं। सारी एविडेंस आप देखिए, आप जितने भी एविडेंसेज हैं, आप हमारे सारे इंडियन जुडिशल सिस्टम में पढ़े, आप कभी इंडियन लीगल हिस्ट्री पढ़िए, गौतम न्याय सूत्र पढ़िए, और ध्यान रखिए आपके प्रिपरेशन में आपका डीप नॉलेज ही आपकी मदद करेगा। क्यों? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। हरियाणा जुडिशल सर्विस, पंजाब, दिल्ली, सबसे टॉप जुडिशल सर्विस इस समय दिल्ली जुडिशल सर्विस को रखा गया है। अच्छा सर। और उसके बाद वी आर प्राउड दैट आवर स्टेट यूपी जुडिशल सर्विस finds second place. Now, what is the basic distinction between UP Judicial Service and Delhi Judicial Service? वहाँ जो कैंडिडेट चुना जाता है वो ये देखते हैं कि इसका एक्सप्रेसिव पावर कितना है, इसकी रिसर्च कैपेसिटी कितनी है, ये प्रोविजन को एप्रिसिएट कितना करता है। दिल्ली जुडिशल सर्विस, हरियाणा एटसेट्रा एटसेट्रा। यूपी जुडिशल सर्विस का अप्रोच ये है, ये ठीक है कि इसका जो है एक्सप्रेसिव पावर या डिसिसिव पावर ठीक है, इसका कमांड कितना है, ये यूपी जुडिशल सर्विस में टेस्ट होता है, इसका कमांड कितना है। इसलिए अगर आप टेंट देखेंगे जो आपके प्रिलिमिनरी आते हैं, जो होते आते एग्जाम आते हैं, मैक्सिमम सेक्शन पूछे जाते हैं। जी सर। मैक्सिमम सेक्शन पूछे जाते हैं। इसलिए जो बच्चे इस समय लॉ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मेन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और अपने स्टडी टाइम में केवल 2 घंटे स्पेयर करिए। 2 घंटे स्पेयर करिए। 2 घंटे स्पेयर करके आप एक स्पेसिफिक एक्ट को बिल्कुल पी जाइए, समझिए, पढ़ लीजिए, और किसी दिन अनसॉल्व पेपर उस सब्जेक्ट से संबंधित जो है जुडिशल सर्विस का कुछ पेपर ले लीजिए और उसका आप खुद स्वयं इसको हल कर लीजिए। इसका नतीजा ये होगा कि वह प्रोविजन, वो सेक्शन आपके बिल्कुल मेडुला ऑब्लंगेटा में आ जाएगा, दिमाग के अंदर आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि ये कंपटीशन है, काम चलाओ पढ़ाई काम नहीं करेगा। और हमने बहुत लोगों से सुना है जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस दे दिया है, मेरा बच्चा जा रहा है, अब त्रिपाठी जी की जिम्मेदारी उसको निकालेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। त्रिपाठी जी के बस का नहीं है, यह आपकी अपनी एबिलिटी है। क्यों? त्रिपाठी जी के पास केवल आप नहीं हैं, आपके तमाम से मित्र बैठे हुए हैं। ये तो सबको वही दान देंगे, ये तो महादान विद्यादान दे रहे हैं। अब आप कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना आप लेते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप इसको करिए। तो द कोचिंग या द प्रोफेसर विल गाइड यू, प्रोफेसर विल प्रोवाइड यू वेरी ब्यूटीफुल प्लॉट। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ओन हाउस ऑफ सिलेक्शन। वेरी गुड सर, बिल्कुल सही है सर। जो एक बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, हाँ, कि सर जुडिशल सर्विसेज के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें, हाँ, कौन कौन सी बुक्स रेफर करें, हाँ, कहाँ से पढ़ें, हाँ, बेयर एक्ट देखें ना देखें। हाँ।
तो क्या उनको सर आपकी सलाह होगी, आपका जुडिशियल विजडम उनको क्या गाइड करेगा इस मुद्दे पर? देखिए, जो हमारे मित्र हिंदू कम्युनिटी से हैं, जो हमारे मित्र मोहम्मदन कम्युनिटी से हैं, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो हिंदू वेद, मोहम्मदन कुरान पाक और क्रिश्चियन बाइबल, ये तीनों जो होली ग्रंथ हैं, इन्हीं की तरह से आपके लिए होली ग्रंथ है बियर एक्ट, जो आपका गीता है। आप जब तक बियर एक्ट को पूरी तरह से अपने जो दिमाग में एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रोविजन को नहीं रखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप अच्छी से अच्छी किताब पढ़ेंगे साहब, आप एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। मेरी अपनी डॉटर ने प्रिपरेशन किया है, हमारी डॉटर के पास भी यही प्रॉब्लम थी और वो चॉइस नहीं कर पाती, किताबों में उलझी हुई थी। मैंने उसको उठा के त्रिपाठी जी को सरेंडर कर दिया, कर लो भैया संभालो इसको। क्यों? सी वॉज द स्टूडेंट ऑफ लोरेटो कॉन्वेंट हियर एंड देन सी क्लैरिफाइड क्लैट। और ऐसे बच्चे तो बड़े हाई फाई सोचते हैं, वो कौन सा किताब वो पढ़ें, जो है डाइसी की किताब पढ़ें, उसकी किताब, कुछ नहीं, नथिंग, नॉट एट ऑल। आपको मार्केट में जो किताब इजीली अवेलेबल हो और जो आप पर फाइनेंशियल बर्डन न डाले, आप उस किताब को पढ़ो। क्यों? मकसद सिर्फ इस बात का है, मकसद सिर्फ इस बात का है कि मैं समुंदर से खजाने की खबर लाऊंगा, मैं समुंदर से खजाने की खबर लाऊंगा, तुम किनारे से फकत हाथ हिलाते रहे। क्या बात है, बहुत। तो खजाना लाने के लिए समुंदर में आप जाओगे, ये पुस्तक किनारे से आपको हाथ दिखाएगी। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सर अपने जो पुत्री, अपने वर्दी डॉटर की बात कर रहे हैं तरुणिमा, वो सिर्फ क्लैट की ही टॉपर नहीं है, लॉ की ही टॉपर नहीं है, बल्कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज की भी टॉपर है। और हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। सर तो एक तो ये सवाल आता है बच्चों के मन में कि कितना वक्त लगता है आमतौर पर एक एवरेज लॉ स्टूडेंट हो, थोड़ा सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, ईमानदारी से कोशिश कर रहा हो, क्या साल 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए या कोई क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स जैसी चीज़ भी होती है? कई लोग बताते हैं सर क्रैश कोर्स है, कैप्सूल कोर्स है। मैंने कहा भाई मुझे तो जानकारी नहीं। अच्छा, मैं आपसे इस विषय पे एक क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ आपसे। आपको खाना खाने में कितना समय लगता है? आपको नेचुरल कॉल अटेंड करने में कितना समय लगता है? आपको जीवन की और आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना समय लगता है? कभी हिसाब रखते हैं इसका? जब इसका हिसाब नहीं रखते हैं तो आप क्यों गिनना चाहते हैं वो कितने घंटे पढ़ना है? आप 1 घंटे पढ़ोगे तब भी आपके लिए सफिशियंट होगा, और आप 10 घंटे बैठ के नाक दबा के बैठे रहोगे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। अब नंबर 1, न तो आप सर्विस में हो, न तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, न तो आपकी कहीं और कोई व्यस्तता है, तो इसकी चिंता को कितने घंटे हम पढ़ें? अरे जितना आपके पास स्पेयर आप समय दीजिए, सब पढ़िए, सब पढ़िए। और क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स, क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी क्वांटिटी। क्यों? एक बात पर मैं आपको और अलर्ट करना चाहता हूँ, अब जुडिशियल सर्विस थोड़ी कठिन हो गई है। जुडिशियल सर्विस कंप्लीट करने में थोड़ी कठिनाई आ गई है। क्यों? देखिए, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकेंड स्टेज है मेन एग्जाम, थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम का पर्पज सिर्फ स्क्रीनिंग करना है। इसका पर्पज ये है टू फाइंड आउट दोज कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन द कंपटीशन फॉर द जुडिशियल सर्विस। ये फ्री कोई कंपटीशन नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है कि देखें कि आप में काबिलियत भी है जुडिशियल सर्विस में जाने की या नहीं। मित्रों, इसी काबिलियत को जानने के लिए पिछले साल से
प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब ये जो आप अंदाजा लगा के क्वेश्चन आंसर हाँ, ये नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने 100% टच किया या आपने 50% 100% टच किया, 100% में 50 आपका सही है तो आपको 50 दूनी 100 नंबर मिल गए, और 50 आपके गलत हैं तो 0.25 1/4 12.5 नंबर कम हो गए आपके उस 100 में, और आप आ गए 86 87 के करीब आप आ गए। वहीं एक दूसरा लड़का है जिसने 50 टच किया और 50 को कंफ्यूज कर तो छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे, उसको 50 दूनी 100 मिला। आपने 100 टच किया, आप 80 पे रह गए, 86 पे रह गए, उसने 50 से रन किया और सीधे 100 पे पहुंच गए। वेरी ट्रू। तो ये बहुत माइंड करता है। अब चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा बिल्कुल। अब आप जो, अच्छा एक बात और ये हुआ नहीं कोई आपके, जो मैं कह रहा हूँ ये कोई हुआ नहीं है। अरे आपको सेलेक्ट होने की व्यवस्था केवल आपकी ही नहीं है, की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि वो सेलेक्ट करे अच्छे कैंडिडेट को। बिल्कुल वो स्टेट गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसे सेलेक्ट करे। इसलिए बी प्रिपेयर, बी रेडी, कोई चीज हुआ नहीं है। अच्छा दूसरी बात, यह कतई मत मानिएगा, ये कतई मत देखिएगा कि चलो हम देखते हैं पेपर कैसा ऐसा, बहुत चलो ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल भैया ये पहला अटेम्प्ट है, देखते हैं क्या, और देखते हैं क्या कैसे होता है। नाटक, अगर आपके दिमाग में ये है तो आप अपनी काबिलियत को अपमानित कर रहे हैं, आप अपने अपॉर्चुनिटी को अपमानित कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 1 या 2 बार ही मिलती है हर स्टेज पर। अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए फुल तैयारी करेंगे। एक त्रिपाठी जी की पूजा थी कि मतलब कितने साल का प्रिपरेशन होना चाहिए, कितने साल का प्रिपरेशन होना चाहिए। मैं आइडियलिस्टिक नहीं, मैं अपनी ही कहानी आपको बता दूँ, समझिए कितना जरूरत है, कितना तय जरूरत है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ मित्रों। मैंने जून 84 में हमारा जो हमने अपना लॉ 3rd ईयर, उस समय लॉ 3rd ईयर मैंने क्लियर किया जून 84 मतलब एग्जाम हुआ, और 30 जून को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 84, और 9 जुलाई को पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई। मैंने अपने गुरु से पूछा, जो हमारे गुरु जी थे, मुझे पढ़ाया, मैंने कहा सर क्या होना है? अरे क्या लग जाओ, होना क्या है? मैंने कहा सर अभी तो मैंने क्लियर किया है, ये वैकेंसी आ गई। कहा देखो, मुझे राघव कहते थे, देखो राघव, उनका वो मंत्र है जो मेरे दिमाग में था, देखो राघव, अगर इस अपॉर्चुनिटी को तुमने छोड़ दिया तो कम से कम 100 अधिकारियों के नीचे तुम पहुंच जाओ। बिल्कुल सही है। और कल को वो भी तब जब क्वालिफाई करो, हाँ क्वालिफाई करोगे तब, और कल को अगर 10 वैकेंसी हाई कोर्ट की होती है तो जिस अपॉर्चुनिटी को तुमने लूज कर दिया उसी का कैंडिडेट जाएगा, तुम रह जाओगे। इसलिए प्रिपेयर करो, होगा कैसे नहीं, तुम तैयारी करो। देन आई अप्लाई। अब सवाल उठा, मुझे सर्टिफिकेट भी देना था। उस समय कुछ स्ट्राइक हो गया था, कानपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं गया और कुछ मदद से मैं किसी तरह से बाउंड्री वाल भाग रोध करके अंदर गया, और फिर मैंने जो है उसमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता उसको लिया, लाके अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट। जुलाई में अप्लाई किया, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जुलाई से लेकर दिसंबर तक मुझे मौका मिला तैयारी करने का। दिसंबर में क्लियर हो। अब हमारे आपकी स्थिति थोड़ा फर्क है। हम लोगों के समय में स्टेज केवल 2 होता था, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। आपका 3 है।
तो अगर हमारा जो है जुलाई से दिसंबर 6 महीने, तो आपके पास 3 स्टेज है, तो 6 + 6 कर दीजिए, 12 मंथ हो गया। इससे ज़्यादा क्या करेंगे भैया? साल भर का समय पर्याप्त है, बहुत है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आपका साल भर का समय पर्याप्त है। आप साल भर में जम के कस के तैयारी करेंगे, निश्चित होना। हमारी शुभकामनाएं भी हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनाएं, ही रेडी, चैलेंजेस आती हैं, आप तैयार करिए। किताबें जो मिले आपको, आप किताबें पढ़िए, देखिए, करिए। कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है। हाँ, हम लोग लाइक करते हैं, जैसे जो है बटुकलाल साहब का था, डॉक्टर अवतार सिंह का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अच्छा लिखे हैं, लेकिन इतनी जरूरत आपको नहीं है कंपटीशन के लिए, इतनी जरूरत नहीं है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिनका कमांड रहता है, उनको टाइम मैनेजमेंट चौपट कर देता है। क्यों? वो इतना उछल जाते हैं, इतना उछल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको और भी क्वेश्चन करना है। एक संयोग था कि मैंने एक दिन पहले अपनी डॉटर को पढ़ाना शुरू किया। वो त्रिपाठी जी आता है, उसका जो है क्या कहते हैं वो, जजमेंट एंड प्लीडिंग है। हाँ, इसका भी क्वेश्चन आता है। हाँ। मैंने उसको जो है समझा दिया, और एग्जाम्पल में किसी एक ईयर का मैंने एग्जाम्पल लेकर के उसको समझाया, लिखाया। अब संयोग ये था कि वही क्वेश्चन आ गया उसमें। क्या बात? संयोग था कि वही क्वेश्चन उसमें आ गया। अब वो उछल पड़ी, यानी पापा तो मुझे लग रहा था मैं डांस करूँ, हम पूरा तैयार था। अरे मैंने कहा बेटा तैयार तो था, मगर टाइम मैनेजमेंट, अब पापा गड़बड़ हो रहा था, मैंने संभाल लिया। गड़बड़ हो रहा, कभी भी ओवर, मैंने पहले कह दिया, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको नुकसानदेह होता है। हरी अप, जल्दबाजी में कतई नहीं काम करेंगे। आप जो तैयारी करिए, कायदे से तैयारी करिए। और दूसरा, ये मत मानकर चलिए अब ये जमाना नहीं रह गया कि गुरु जी ये कह करे इसने बहुत लिखा है, कुछ इसको दे। नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये लॉ मैथमेटिक है। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब आप देंगे, और अगर अनावश्यक जवाब आप देंगे तो भी सब आपका क्रॉस हो जाएगा। और जनरलाइज करने की कोशिश करें। अगर जनरलाइज क्वेश्चन, जनरलाइज आंसर आप देंगे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ गया, डिफाइन रेट। एक कैंडिडेट ने लिखा, मैं वो केस बताऊँ जो केस कोर्ट में आया था, चैलेंज हुआ, और में कैंडिडेट का केस वो खारिज हुआ। एक क्वेश्चन आया, डिफाइन द रेप। उसने पूरा लिखना शुरू किया, रेप कंडीशन टोटल, बट ही मिस मेंशनिंग द सेक्शन ऑफ रेप एंड अदर कैंडिडेट replied very poorly. But firstly open का section 375 Indian Penal Code defines rape as conduct. अगर आपने इतना मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि देखे कि आपका सेंटेंस कैसा है, आपने कैसा लिखा, क्या लिखा, समझ जाएगा। लड़का जानता है, हाँ, सेक्शन पता है, सेक्शन पता है, कानूनी जानकारी है। तो अगर वह क्वेश्चन 20 नंबर का है तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिलेगा। और उस लड़के ने बहुत बुरा लिखा है, उसको 20 मिलेगा, तो उस सेक्शन उसको दिलाएगा नहीं। क्योंकि यूपी जुडिशियल सर्विस का कंसेप्ट ही यही है कि आपका कमांड कितना है उस सब्जेक्ट पर। हम कमांड जानना चाहते हैं आपको, तो इसलिए आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, तैयारी करें। और अगर आप टचिंग हैं, आप ग्रेजुएट लेवल पर हैं, तो अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, जब भी आप इस 2 घंटे को
जब भी चुने ऐसा चुने कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके पीछे अगर क्रैकर भी फट रहा है, बम भी फट रहा है, तो आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा, आप इसी में ध्यानस्थ हैं, समाधिष्ठ हैं। समाधि के रूप में तैयारी करिए। तपस्या है, ये तपस्या आप कर रहे हैं। बहुत बड़ा पद है, इस प्रदेश का सबसे प्रेस्टिजियस पद है। प्रेस्टिजियस, न गवर्नमेंट का कंट्रोल, न पुलिस का कंट्रोल, सब जुडिशरी, पब्लिक, जनता, डकैत, चोर, बदमाश, कुख्यात, सुख्यात, विख्यात सब कहते हैं। मुझे जुडिशियरी पर विश्वास है, उसका जो आदेश हो उसे उधार है। आज की पब्लिक का जो ट्रस्ट है, फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो जुडिशियल सिस्टम है। तो इतने सिस्टम के लिए इतने आसानी से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करेगा कमीशन, और करना भी नहीं चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। जो योग्य है वो उन्हीं को सेवा में आना चाहिए। अभी तो आपको मैं एक बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ, आगे फिर जो है मैं त्रिपाठी से हमारी बात हुई है, जब त्रिपाठी जी टाइम सेट करेंगे, हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम गाइड करेंगे। आप सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे, प्री कैसे तैयार करेंगे, और आप मेन कैसे तैयार करेंगे। लेकिन प्री के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप बेयर एक्ट को गीता मानकर कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ तभी होगा जब आप समझेंगे। हाँ, रटना नहीं है, समझना नहीं है, समझना है, समझना है। जैसे एक रटन के भी जैसे जो है हम लोग साथ भी होता है। अभी कहा जा हनुमान चालीसा सुनाओ, हम रिसाइट करना शुरू कर दिए, पूरा पढ़ जाएंगे। वही अगर हम धीरे धीरे शुरू करें तो बीच में जाके भूल जाएंगे। वो करंट बना हुआ है, उसी करंट से चल रहे हैं। लेकिन जब हम उसको एप्रिशिएट कर लेंगे, अपने दिमाग में आ जाएगा, फिर वो दिमाग से नहीं जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप बेयर एक्ट को लीजिए और एक दिन आप एक एक्ट लीजिए और सारे सेक्शन को पढ़िए, उसमें क्या डिफिनेशन दिया हुआ है, क्या प्रोविजन दिया, उसको समझिए। जो आपके समझ में न आए उसकी एक नोट बनाइए, एक किताब, एक रजिस्टर लीजिए, जो आपको कंफ्यूजन है उस पर लिखते जाइए और अपने प्रोफेसर से आगे डिस्कस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और कुछ ही होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, बिकॉज लाइफ वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर न तो कोई अलंकार है, न तो कोई समास है, न तो कोई साहित्य है। इसका एक और केवल एक अर्थ होता है, दो अर्थ नहीं होता। डिग्री मीन्स डिग्री, डिसमिसल मीन्स डिसमिसल। सर, एक क्वेश्चन बच्चों में मन में है कि सवाल शको सुबह होता है। हाँ, कि लॉ के पेपर में जो कुछ प्रीलिम्स मेंस में आता है उसमें कुछ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, कुछ कम इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ा भी जा सकता है। हाँ, तो कुछ क्या ऐसा है सर कि नहीं हमको कुछ पेपर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ पे कम? नहीं त्रिपाठी, ऐसा है। पहले ये था, अच्छा, पहले ये था कि कुल एक 7-8 क्वेश्चन दे दिया जाता था और ये पूछा जाता कि इनमें से कोई आप 5 क्वेश्चन करिए। तो मैंने सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का आता था, या फिर उसके बाद इंडियन पिनल कोड से आता था, उससे आता था। तो लोगों का टेंडेंसी ये रहता है यार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, 5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे उससे, या कॉन्स्टिट्यूशन IPC तैयार करो, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम लागू करने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है, और ये चीज़ वहाँ पर देखा, कमीशन ने देखा, कमेटी ने देखा। तो अब क्या कर दिया, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को खंड वाइज कर दिया, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन 3, और कहेंगे आप कोई 5 क्वेश्चन करिए जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन सेक्शन A से हो, एक क्वेश्चन सेक्शन B से हो, एक क्वेश्चन सेक्शन C से हो। देन एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट था, एवरी। कारण क्या है, मान लीजिए आपके पेपर में इंडियन पेनल कोड से एक क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन उन्होंने जो है सिविल प्रोसीजर का डाल दिया, क्या आप कंप्लेंट करोगे? कोई
सवाल ही नहीं उठता। क्यों आपने ऐसा क्वेश्चन किया? क्यों आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा? मैंने तैयारी की थी। हाँ। आप कह पाओगे? तो आप ये समझ करके कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करो। आपके सब इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट। सारे पेपर्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं और पूरे पढ़ने हैं। पूरे पढ़ने हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ। इसलिए इस भ्रम में न रहिए। सारे के सारे पेपर इंपॉर्टेंट हैं, सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य जुडिशियल सर्विस में यह है कि इनका सिलेबस प्रिस्क्राइब है। जैसे जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज तो सागर है, कहां से कौन सी मोती आएगी, कहां से कुछ पता नहीं है। लेकिन आईपीसी निश्चित है कि आईपीसी में जितना प्रोविजन उसी में से जितने सेगमेंट सेक्शंस हैं वही तो पूछे जाएंगे आपके पास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जितने सेक्शन वही तो पूछे जाएंगे आपके पास। इसलिए आप हर सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट समझिए। कोई सब्जेक्ट आपका जो है मतलब जो है इम्पॉर्टेंट और कोई वैल्यूलेस नहीं है, सब आपके वैल्यूएबल और सब आपको मार्क देने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। कारण इसमें यह है कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में आपकी काबिलियत सिर्फ यही है कि आपको प्रोविजन पे कितना कमांड है। सर एक और क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जीएस क्या पढ़ेगा, बस एक पेपर है, फॉर्मेलिटी है, उसको तो कर ही लेंगे, या उसका कोई बहुत रोल नहीं है। तो कितना रोल है जनरल स्टडीज़ के पेपर का सिलेक्शन, या कितना सीरियस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारा किस सब्जेक्ट पर पूरा कमांड है। अगर आपने जीएस को कम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जनरली दो गलतियां लोग करते हैं। जीएस और एक पेपर होता है लैंग्वेज, इसमें एक ऐसे लिखने को होता है, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। मैंने सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मूर्खता मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने। हम लोग के पीरियड में एक पार्ट उर्दू का होता था और ऑप्शन होता था या तो आप उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करो या हिंदी से उर्दू में। तो विकल्प ए फ्रॉम उर्दू टू देवनागरी, विकल्प बी फ्रॉम देवनागरी टू उर्दू, ये विकल्प भरना पड़ता था। मैंने एक मौलाना को अपना गुरु बनाया, उनसे मैंने पूरी मतलब उर्दू सीखा और मैं इतना उसको मतलब मुझे कमांड हो गया कि मैं त्रिपाठी जी मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला और उर्दू की जो उपन्यास में सब पढ़ने लगा। क्या इतना वेल प्रिपेयर्ड, और मुझे था कि 40 में 40 मुझे मिलना ही है। अब देखिए यही ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस। जब मेन का एग्जाम में मुझे फॉर्म भरा तो गलती से हमारा टिक एक ही जगह पर बी पे लग गया, बी पे फ्रॉम देवनागरी टू उर्दू। मैं जब एग्जाम देने बैठा तो मेरे सामने पेपर है, मैं चिल्लाने लगा, भाई ये तो हमारा भाई इतना पढ़ाऊं मैं तो उर्दू से हिंदी नहीं साहब, आपने उर्दू से हिंदी में तैयार होकर आया था, हिंदी से उर्दू ये अक्सर नहीं कर सकता। अब मैं चिल्लाने लगा, नहीं साहब ये मेरा नहीं है। अंत में जब मेरा जिद देखा, उन्होंने फॉर्म तलब किया, फॉर्म समन किया, कमीशन से आया, मेरा फॉर्म आया, देखा देखिए आपको विकल्प दिया। अब मैंने सब पीट लिया, गलती हमारी। अब मैं हाथ पाँव मार रहा था कि मतलब आगे एक मौलाना साहब बैठे तो पेपर दे रहे थे, पीछे बैठे, कुछ तो हिट हो गया। बट आई गॉट बिग जीरो आउट ऑफ 40 लैंग्वेज। और सेकंड 60 नंबर का था, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, एंड आई सेक्योर्ड 55 मार्क्स आउट ऑफ 60। क्या बात है। अब मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई गॉट 9th प्लेस इन माय बैच। और मेरा जो टॉपर था कैंडिडेट, उसको उर्दू में 40 में 36 नंबर मिला। क्या इसी वजह से वो टॉप, इस वजह से टॉपर हो गया। और इतना बढ़िया मेरा लॉ पेपर होते हुए भी मैं 9th पे आया। हालांकि पब्लिक स्कोर हमारा अच्छा हो, तो 40 नंबर छूट जाने के बावजूद 9वें नंबर पे आना करना बहुत बड़ा था। लेकिन अगर मुझे केवल 10 नंबर मिला होता
लैंग्वेज में, तो मैं नंबर 1 पे होता। तो जीएस का पेपर भी आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल प्ले करता है, इसलिए उसे निगलेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। और ये समझ लीजिए कि जीएस अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो 50% आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो लो हो जाएगा। लाभ आप पूरा कमांड नहीं कर सकते, कमांड करो जीएस में। और जीएस के लिए सेंसियर, जीएस के बिल्कुल क्यों कि अब वह जीएस जुडिशियल सर्विस के जीएस पेपर में और पीसीएस एग्जीक्यूटिव के जीएस पेपर में कोई फर्क डिफरेंस नहीं है। कोई फर्क नहीं सर, बल्कि बेहतर है जुडिशियल सर्विस, बेहतर है या एट पार है कम से कम। हाँ एट पार है, बस सारे पेपर्स आते हैं, आप जीएस की तैयारी करें। और जीएस की तैयारी के लिए जो हमने अपने डॉक्टर को किया था, हमने कराया था, रीडिंग न्यूज़ पेपर इज द बेस्ट। ये नहीं अमर उजाला, और मैं नाम नहीं लूँगा, इस फोरम से नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं अमर उजाला भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बेस्ट आपका स्कोर नहीं हुआ। आप हिंदू पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू, उसमें सारे आपके इंफॉर्मेटिव हैं। और कुछ करंट पेपर्स होते हैं, कुछ करंट्स आते हैं, आपको टीवी पे भी आता है, जैसे कि प्रदेश सरकार की उपलब्धता, या ये जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं, तमाम से लिटरेचर्स आते हैं, उन पर आप सजग नहीं देखिए, आपके दुकानों पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख के आप पढ़ें। बाकी तो इंडियन पॉलिटी तो आपका 40% कवर करता है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करिए, इंडियन पॉलिटी बहुत वाइड है जीएस। अगर आप 50% तक भी पहुंच गए जीएस और लॉ पर भी आपका कमांड है, तो सिलेक्शन 100%, बस 50%। एक और सवाल हमारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की नहीं कर सकते लॉ के पेपर को लेकर, या एग्जीक्यूटिव की तैयारी में लॉ का पेपर ना रखें अगर जुडिशियल की तैयारी करनी है, या दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए, या अलग अलग करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? अप्रोच में क्या फ़र्क है, और हो सकता है तो क्या हो सकता है? मेरी एडवाइस हमेशा यही है कि आप डिसिसिव स्टेप लीजिए, डिसिसिव स्टेप लीजिए। आपको होना क्या है? आप जज बनना चाहते हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हो? अगर आप जज बनना चाहते हो तो कृपा करके आप उसी पोस्ट पर अपने को समर्पित करो, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप अपने को उसी कोर्स में समर्पित करो। दोनों को मिक्सअप मत करो। अगर आप दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, तो अगर आपका इतना कमांड है, क्योंकि जीएस भी सबका एक ही तरह होता है, लॉ से एक ही तरह होता है, इतना कमांड है, आप वेल प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए। लेकिन जहाँ तक मेरा है कि जुडिशियल सर्विस का क्योंकि पैटर्न एक बिल्कुल डिफरेंट है, आप और एग्जीक्यूटिव जो आपके जो अप्रोच का भी फर्क होता है। यहाँ उनको जज जुडिशियल ऑफिसर चाहिए, वहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, यहाँ की एक्यूमेंशिप अलग है, वहाँ की एक्यूमेंशिप अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर आपको जुडिशियल सर्विस में जाना है तो आप तो डिसाइड करिए जुडिशियल सर्विस में होगी। कारण क्या है कि आप जुडिशियल सर्विस में भी ट्राई कर रहे हैं, आईएएस में भी ट्राई कर रहे हैं, पीसीएस में भी ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करते 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 4-5 साल निकल गए तो आप जो है एज आपका इतना ज़्यादा हो गया, या आपका कहीं सिलेक्शन में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, जैसे पद पर से रिटायर हो जाएंगे। और अगर आप जुडिशियल समर्पित हैं और यंग एज में सेलेक्ट हो गए, आप अगर हो गया, फिर तो आपकी राइज ही रहेगी। तो एक साथ है सब साथ है, एक ऐसा है सब साथ है सब जाए, तो आप गोल बनाएंगे, रो इन 2 boats at a time। सर की ये सवाल है। सर एक अपने कोर्स को क्वेश्चन और डिस्कशन को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कहीं जॉब में हैं, या किन्हीं वजहों से कुछ दूसरे कामों में बिजी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो वो जुडिशियल सर्विसेज की अगर तैयारी करना चाहते हैं, मान लें अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 5 तो उनका कोर्ट में चला गया, तो वो कैसे तैयारी करें? कुछ उनके लिए अलग से, या सर कोर्ट में प्रैक्टिस करने से क्या कुछ एडवांटेज मिलता है कंपटीशन की तैयारी में, या नुकसान होता है? ये देखिए, अब वो इसमें जो सिलेक्शन के 2 एरिया हैं, एक तो जुडिशियल सर्विस है और दूसरा है हायर जुडिशियल सर्विस।
दोनों का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं या उनका एक जो है वो सोर्स है सिलेक्शन होता है। अब जो प्रैक्टिस कर रहा है पहले वो देख ले कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, उसका एज ग्रुप क्या परमिट करता है। अगर वो 28 ईयर्स का है, 29 ईयर्स का है, तो बेटर तो ये होगा कि जुडिशल सर्विस से आने के बजाय एचजीएस की तैयारी करे। तो अगर एचजीएस की तरफ जाता है तो वहाँ पर मिनिमम एज 35 ईयर्स, उसको 5 साल समय मिल गया, बेहतर तैयारी करेगा। और प्रैक्टिस कर रहा है तो एक जो पेपर प्लीडिंग का होता है, प्लीडिंग राइटिंग होता है, वो उससे उसको प्रैक्टिस बेहतर आ जाएगी, बेहतर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में लेकिन त्रिपाठी जी अगर ईमानदारी से कहूँ तो प्रैक्टिस करने वालों को भी डिवोशन उतना ही देना पड़ेगा जितना है रेगुलर नॉन प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट। ठीक बात। ये रिकॉग्निशन कहीं नहीं कि आप बिजी हैं, हाँ, इससे आप जहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी रहिए, इट्स योर प्रॉब्लम। हाँ, कमीशन हैज नथिंग टू डू। नो, नॉट एट ऑल। इफ आई से दैट आई हैव सच एंड सच प्रॉब्लम, वो कहेंगे मिस्टर जज व्हाई आर यू सिटिंग इन कोर्ट, यू रिजाइन गो इन होम टू अरेंज योर प्रॉब्लम, टू सी योर प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव ऑप्टेड दिस सर्विस then you have to follow the norms and procedure of the service, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ऐसे स्थिति में जो प्रैक्टिस कर रहे हो या जो सर्विस कर रहे हो वो भी उनको रेगुलर होना पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ तो यहाँ कहना उचित भी होगा और मैं कहूँगा कि आप लोगों को प्रोफेसर्स मिलेंगे, आपको गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको जो है बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जज कभी झूठ नहीं बोलता। सही बात है। आपको इंसान और गुरु अगर पाना है, क्योंकि आश्रम सिस्टम है, तो यू कम मिस्टर प्रियंत गढ़, ही विल गाइड। बड़प्पन है क्यों? सबसे बड़ी बात जो हमने इस इंस्टीट्यूट में देखा है, मैं लाइक क्यों कर रहा हूँ, दे टोटल क्लिक द मनी। इनको मनी से मतलब नहीं है, इनको इतना खुशी होती है, इनको इससे मतलब है कि हमारा कितना कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। तो जहां पर ये भावना हो वहां सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड ईमानदारी से आप आइए और गुरु शिष्य के भाव से अपना अध्ययन करिए, तैयारी करिए और गिव योर मिनिमम 2 आवर्स टू योर सब्जेक्ट और अभी से लग जाए। और ये मान के चलिए कि पेपर कैसा आता है ये नहीं देखना है, मुझे सेलेक्ट करना, बस मुझे सेलेक्ट करना। और याद रखिए कि आपका कंपटीशन ऊपर से 100 के बीच में रहेगा, बाकी तो सब भीड़ बढ़ाने वाले हैं। बी प्रिपेयर एंड अभी से प्रोसीड करिए। प्रवच नगर कीजिए सब ताजा, कौशलपुर राजा, प्रभु का ध्यान दीजिए। आप जिस किसी भी कष्ट को हूँ, humbled by your words of appreciation, your kind words। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जुडिशल सर्विसेज हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली जुडिशल सर्विस और इस तरीके के आसपास की राज्य की न्यायिक सेवाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप और राज्य की न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लग जाएंगे। कारण क्या है, यूपी जुडिशल सर्विस में आपको यूपी जमींदारी एबॉलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट पढ़ना है, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ना है और लोकल एक्ट्स पढ़ने हैं। अब राजस्थान में जाओगे तो वहाँ राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ना है। हर स्टेट का लोकल लॉ अलग अलग होगा, तो या तो हर स्टेट का लोकल लॉ उसको आप तैयारी कर लो। स्टेट के जो सब्जेक्ट भी थोड़ा सा कोर्स भी थोड़ा डिफरेंट है। आपके वहाँ तो प्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के सब है। जैसे बिहार जुडिशल सर्विस में है, वहाँ पर टैक्सेशन का भी एक वो है। हाँ सर, आईपीसी। हाँ, आईपीसी वहाँ नहीं है, वहाँ टैक्सेशन है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट आपकी यूपी जुडिशल सर्विस में है। दैट इज वाई आई रिकमेंड फॉर यूपी जुडिशल सर्विस इज द बेस्ट सर्विस। और आप और जुडिशल सर्विस तैयारी करिए, चांसेज आपको उसमें भी सिलेक्शन के हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बशर्ते यह है कि जो मैंने बताया कि कंपलसरी पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स और वहाँ की जो लोकल है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे केवल दिल्ली से आपको छूट है, क्योंकि दिल्ली में जो है वो लोकल वहाँ पर तो है नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिलेबस भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपका जो दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी रेगुलेशन है एक और बढ़ जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जिसको आजकल CBI कहते हैं, स्पेशल स्क्वाड जो स्टैब्लिश है, उसके संबंधित भी पेपर होते हैं, लिखे जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग से वो होते हैं। आप सिलेबस ले लो, देख लो, उसमें आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा। आप जहाँ आपको कॉन्फिडेंस कह रहा है फॉर वेल सर्विस, you are prepared not only practically but emotionally। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और सबसे बड़ी बात, whenever we request sir with open heart and folded hands, sir always come to us to guide our students। ये सर का एक एकेडमिक इंटरेस्ट है, इस वजह से वो वक्त निकालते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे इस टॉक शो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़रूर इसको देखिए और अपना ये वैद ICS लखनऊ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक, कमेंट, सजेशंस हमको ज़रूर दें, ताकि और मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी जो और डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरत है, उसको हम लोग फुलफ़िल कर सकें। जैसा कि अभी सर ने कहा, तो हम लोग आपके फीडबैक, सजेशंस और कमेंट्स इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल आर गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। नमस्कार।